क्या, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, यानी रासायनिकी गतिकी क्या कहलाता है, यानी व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिकी गतिकी क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिकी जो रासायनिक प्रक्रिया, वेग तथा उसका क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रक्रिया एवं उसका जो वेग है और वेग का जो क्रिया विधि है उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिकी गतिकी, यानी केमिकल काइनेटिक्स। यानी जो केमिकल काइनेटिक्स है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिकी गति एवं उसका जो वेग है उसके बारे में, उसका जो क्रिया विधि है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स, यानी केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिकी गति। उसके बाद आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रासायनिकी गति की का जो मतलब प्रतिक्रिया की जो मतलब दर होती है वो क्या है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की गति। तो प्रतिक्रिया की गति का मतलब क्या होता है, प्रतिकारकों यानी प्रतिकारकों की सांद्रता समय के साथ, यानी प्रतिकारकों का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे A+B है जो क्या किया है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, ये क्या है, ये प्रतिकारक है, यानी इसको अभिकारक भी बोल सकते हैं, यानी ये रिएक्टेंट है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकारक। क्या बोलते हैं जी, प्रतिकारक। और प्रतिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें कुछ चेंजिंग होकर नया पदार्थ का निर्माण होगा, यानी प्रोडक्ट होगा, जिसको यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिफल। क्या बोलते हैं उसको, प्रतिफल। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन में प्रतिकार को यानी रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ घटने, देखिए यहाँ पे प्रतिकार को यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसकी सांद्रता समय के साथ घटने तथा प्रतिफल, ये जो है ना प्रतिफल, इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ने की दर को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी जो प्रतिकारक है उसकी सांद्रता समय के साथ घटने, इसका जो सांद्रता है क्या होगा, घटेगा, और समय के साथ इसकी जो सांद्रता है बढ़ेगी, इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया की गति, रेट ऑफ रिएक्शन यही है। यानी ये प्रतिकारक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तो इसकी जो सांद्रता है समय के साथ घटेगी, यानी घटने की दर, और प्रतिफल यानी जो प्रोडक्ट नया मतलब जो प्रोडक्ट हुआ है उसका जो मतलब इसकी सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ने की दर, इसी दर को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया की गति। यानी आई होप कि आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, माना कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया यहाँ पे है, A+B मतलब रासायनिक, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, यानी A+B रिएक्शन किया तो क्या बना, C+D। अगर रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या मान लिया गया है, या तो स्मॉल r होगा या तो कैपिटल R, यानी R हो तो R यानी -dt, d -dr/dt, ये क्या बोल रहा है, यानी t के सापेक्ष r का क्या, अवकलज, यानी डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको। यानी यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अवकलज हो रहा है समय के साथ, यानी t का मतलब यहाँ पे, जहाँ पे t क्या है, यहाँ पे मेरा, जहाँ पे t मेरा क्या है जी, जहाँ पे t है, t को टाइम बोल सकते हैं, टाइम यानी समय, ये बोल रहा है यहाँ पे अवकलज हो रहा है, यहाँ पे r का, यानी r क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी इसका अवकलज हो रहा है यहाँ पे किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, यानी समय के साथ बढ़ रहा है और समय के साथ घट रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सब रिएक्शन को दर्शाया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल द बेस्ट, का स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर क्या आए हैं, प्रतिक्रिया के जो गति होता है, यानी प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाली जो कारक है, जो प्रतिक्रिया की गति है उसको मतलब जो प्रभावित करती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे।
फैक्टर्स इफेक्टिव रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी फैक्टर इफेक्टिव रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी प्रतिक्रिया को जो प्रभावित करने वाली कारक है वो कौन कौन से है। तो यहाँ पे जो प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाली कारक है यहाँ पे 6 लिखे हैं। पहला जो है क्या है, पहला है जो मेरा क्या है कॉन्सेंट्रेशन, पहला जो है मेरा ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण, और दूसरा जो है मेरा क्या है टेम्परेचर यानी ताप। यानी पहला क्या है मेरा कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण, यानी प्रतिक्रिया की गति को कौन क्या कर सकता है, ये गति को प्रभावित कर सकता है, कौन है वो सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद है क्या टेम्परेचर यानी ताप, ये भी है जो प्रतिक्रिया की गति को क्या कर दे रहा है, प्रभावित कर दे रहा है। फिर यहाँ पे है तीसरा जो है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, ये भी जो है प्रतिक्रिया की गति को प्रभावित करती है। फिर चौथा है प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है दाब, जो दाब भी है वो भी प्रतिक्रिया की गति को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद है नेचुरल ऑफ रिएक्शन, नेचुरल ऑफ रिएक्शन यानी प्रतिकारकों की जो प्रकृति है वो भी प्रतिकारक का जो मतलब प्रतिक्रिया की जो गति है प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे बोल रहा है प्रतिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी प्रतिकारकों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी क्या करता है, वो भी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। तो पहला जो मेरा क्या था कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण, तो सांद्रण जो है प्रतिक्रिया को मतलब किस प्रकार प्रभावित करता है उसके बारे में जानेंगे। यानी पहला मेरा क्या है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रतिक्रिया की गति को कैसे प्रभावित कर रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी क्या है मेरा कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण। अगर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यानी उसका जो सांद्रण है यानी कॉन्सेंट्रेशन किसका, अगर रिएक्टेंट की सांद्रण बढ़ा दिया जाए यानी जो अभिकारक की सांद्रण है उसको बढ़ा दिया जाए तो क्या हो रहा है प्रतिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की मान को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिक्रिया की गति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे अगर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का मान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से यानी सांद्रण के बढ़ने से रिएक्टेंट यानी जो रिएक्टेंट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसके अणु के बीच टकराने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे यहाँ A प्लस B यानी A और B क्या किया है प्रतिक्रिया की, यही है क्या रिएक्टेंट यानी अभिकारक है, इसके बीच टकराने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है अगर रिएक्टेंट की सांद्रण या अगर अभिकारकों की सांद्रण बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, अगर रिएक्टेंट की जो सांद्रण है उसको बढ़ा दिया जाए तो प्रतिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से जो रिएक्टेंट होता है जो अभिकारक होता है उसके बीच टकराने की संभावना बढ़ जाती है। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं इकाई आयतन क्षेत्र में रिएक्टेंट के अणु बढ़ जाती है, यानी इकाई समय को यहाँ पे इकाई आयतन क्षेत्र में रिएक्टेंट यानी जो अभिकारक के अणु है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण बढ़ने पर प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है, और तथा मतलब अगर सांद्रण को घटा दिया जाए तो प्रतिक्रिया की गति घट जाती है। यानी पहला मेरा क्या था कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या बोल रहा है अगर रिएक्टेंट यानी जो अभिकारक है अभिकारक में सांद्रण की मान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जो रिएक्टेंट है जो अभिकारक है यानी जो अभिकारक है उसके बीच मतलब टकराने, अगर कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण बढ़ रहा है तो उसके बीच जो मतलब अभिकारक है उसके बीच टकराने की संभावना बढ़ जाती है। या हम क्या बोल सकते हैं इकाई आयतन क्षेत्र में अभिकारकों की अणु बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर यानी कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण बढ़ने पर प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है, और तथा उसको अगर घटाएंगे तो उस प्रतिक्रिया की गति घट जाती है। तो अगला जो यहाँ मेरा 5 टॉपिक बच रहा है अगला वीडियो में इसको क्लियर करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, कि ताकि मैं और ही मतलब इससे मैं और ही मतलब आसान तरीकों से इसको बताने का कोशिश करूंगा। इसलिए आप लोगों से
इसको रिक्वेस्ट है कि जितना भी 12th वाले छात्र है उस सब के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उस सब अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है। हम सोच रहे हैं मतलब इसको इतना आसान भाषा में, मतलब आसान जो मतलब आम भाषा है, जैसे हमारी मतलब क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उसको उस क्षेत्र की भाषा में इसको ट्रांसलेट करके बताया जाए, वैसे ही बताया जाएगा। बस आप लोग मतलब साथ में जुड़े रहिए। और चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल द बेस्ट। जो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किए थे, यानी जो रासायनिकी गतिकी था, उसका आज पार्ट 3 को लेकर आए हैं। यानी प्रतिक्रिया के गति को प्रभावित करने वाला कारक जो 6 था, जिसमें से कंसंट्रेशन यानी सांद्रण के बारे में हम बता चुके हैं। अब क्या है मेरा सेकंड, यानी ताप यानी टेम्परेचर, यानी प्रतिक्रिया की गति में अगर ताप को बढ़ाया या घटा दिया जाए तो मतलब उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आज जानेंगे। यानी दूसरा मेरा क्या है, टेम्परेचर यानी ताप, यानी ताप अगर ताप से मतलब उस जो प्रतिक्रिया की गति है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। यानी अगर प्रतिकारकों की जो टेम्परेचर यानी ताप है उसको बढ़ा दिया जाए तो प्रतिक्रिया की जो गति होती है वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाती है। यानी अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें प्रतिकारकों की जो है मतलब टेम्परेचर यानी ताप, उसको अगर बढ़ा दिया जाएगा तो जो उसमें मतलब प्रतिक्रिया की गति है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जो ताप बढ़ाने पर यानी ताप बढ़ने से प्रतिकारक के जो अणु होता है वो आपस में मतलब तेजी से टकराने लगता है, यानी टकराने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जब मतलब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ प्रतिकारकों के अणु जो है पूरा आपस में तेजी से टकराने लगते हैं, यानी वही जो मतलब तेजी से जो टकराने लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। यानी जब प्रतिकारकों की, ध्यान से सुनिए, यानी जब प्रतिकारकों की जो मतलब टेम्परेचर है यानी ताप है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि मतलब ताप बढ़ाने पर उसमें जो टकराव की संभावना होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी मतलब जो है टकराने की जो संभावना है मतलब बहुत तेजी हो जाती है। यही जो टकराने की जो संभावना है यानी टक्कर की जो संख्या मतलब बढ़ती है उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है, इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। यानी अगर प्रतिकारकों की मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिक्रिया की गति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रतिक्रिया की गति भी बढ़ जाएगी प्लस में, और क्या होगा उसमें टकराव की संभावना बढ़ जाती है। उसमें जो अणु है उसको मतलब आपस में क्या होगा, टकराने लगेगा। क्योंकि क्या होता है जब अगर टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया जाता है तो उसमें मतलब वो जो अणु है ना मतलब अलग अलग उसका जो अणु होकर मतलब आपस में घूमकर टकराने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। फिर सेकेंड नंबर मेरा यहाँ पे है क्या, इफेक्टिव उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक का मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्प्रेरक का मतलब होता है वह पदार्थ, यानी उत्प्रेरक वैसा पदार्थ है मात्र वो अपनी उपस्थिति से, यानी उसमें अगर वो प्रेजेंट हो जा रहा है, यानी वह पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से प्रतिक्रिया की गति में परिवर्तन ला देता है। यानी क्या बोल रहा है, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक क्या है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें क्या होगा, अगर वो शामिल हो जाएगा तो उसकी प्रतिक्रिया की गति में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा, उसी को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, यानी उत्प्रेरक कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से प्रतिक्रिया की गति में परिवर्तन ला देता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। यानी वैसा पदार्थ, यानी कोई पदार्थ है जो मतलब अपनी उपस्थिति मात्र से, यानी उसमें जो शामिल हो जाएगा तो उसकी जो मतलब प्रतिक्रिया की गति है उसमें क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं जी, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक मतलब प्रतिक्रिया की गति मतलब जब शुरुआत होता है उस समय, और मतलब प्रतिक्रिया की गति जब अंत यानी खत्म होती है उस समय क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी नहीं बदलता, उतना ही रहता है। यानी आई होप कि आपको उत्प्रेरक भी पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट प्लीज जरूर करिएगा, फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। यानी फिर क्या है मेरा चौथा, प्रेशर यानी दाब,
यानी प्रतिक्रिया की गति में दाब को घटा या बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, यानी दाब का क्या इफेक्ट उस पर पड़ता है। तो दाब जो है दबाव में परिवर्तन सिर्फ उन गैसीय प्रतिक्रिया, यानी क्या बोल रहा है, दबाव में परिवर्तन सिर्फ उन गैसीय प्रतिक्रिया की गति में परिवर्तन लाता है जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल, जिसमें अभिकारक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तथा प्रतिफल यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो मतलब पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसको बोलते हैं प्रतिफल। यानी जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों की आयतन में अंतर होता है। क्या हो रहा है, दबाव में परिवर्तन सिर्फ उन गैसीय प्रतिक्रिया की गति में परिवर्तन लाता है जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों के आयतन में अंतर होता है। यानी दबाव जो है सिर्फ उन गैसीय पदार्थ के लिए लागू होता है जिसमें गति में परिवर्तन लाता है जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल का जो दोनों के जो आयतन होता है उसमें अंतर होता है। फिर यहाँ पे मेरा पांचवा क्या है, प्रतिकारकों की प्रकृति, यानी जो प्रतिकारक है या अभिकारक उसकी जो प्रकृति है, यानी नेचुरल ऑफ रिएक्टेंट, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया है स्वभावतः, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है स्वभावतः यानी होते रहती है। तो कैसे होती है, यानी मंद गति से कुछ होती है और कुछ तीव्र गति से, यानी कुछ जो रासायनिक अभिक्रिया है मतलब तेज में होती है और कुछ जो होती है धीमे होती है। यही बोल रहा है क्या, कुछ रासायनिक अभिक्रिया स्वभावतः मंद गति से होती है तथा कुछ तीव्र गति से होती है। इसके पीछे बहुत से कारक छिपे रहते हैं, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर तेजी से हो रही है तथा मतलब वो धीमे हो रही है तो उसके पीछे मतलब बहुत से कारक छिपे रहते हैं जिसे हम स्वभाव की संज्ञा देते हैं, यानी उसको हम क्या के नाम से, यानी उसका स्वभाव यानी नेचर के नाम से जानते हैं। क्या हो रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो मतलब वह या कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो मतलब स्वभाव तो मतलब होते रहता है, यानी या तो वो मंद गति से होगा या तो तीव्र गति से होगा, और तीव्र गति से होता है मतलब होते रहता है। इसके पीछे मतलब बहुत से कारक छिपे रहते हैं जिसको हम स्वभाव के नाम से जानते हैं। फिर मेरा जो ये लास्ट टॉपिक है क्या है, प्रतिकारकों की जो प्रतिकारक है यानी प्रतिकारकों की पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इसमें क्या बोल रहा है, गैस के अणु, यानी गैस इसमें आएगा, ठोस द्रव गैस तीनों आएगा। तो गैस क्या है, गैस को अगर हम इस रूम में या मतलब इस क्लासरूम में इसको क्या करेंगे, एक अगरबत्ती को लाकर मतलब जला देंगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, इस मतलब क्लासरूम में पूरा फैल जाएगा। और वही या द्रव पदार्थ लाते हैं यानी पानी या कुछ लाते हैं द्रव पदार्थ और एक फर्श पर गिरा देते हैं तो वो क्या होगा, मतलब गैस से कुछ कम फैलेगा। और क्या मतलब ठोस को या गिट्टी मतलब लाते हैं, कुछ लाते हैं ठोस ईंटा या कुछ क्या करेंगे यहाँ पे गिरा देंगे तो क्या ईंटा फैलेगा, नहीं ना। यानी हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक पॉलीथीन को लेते हैं, एक पॉलीथीन में क्या करते हैं, गैस को यानी हवा को भर लेते हैं, और एक पॉलीथीन में क्या करते हैं, पानी को भर लेते हैं, और एक पॉलीथीन में क्या भरते हैं, गिट्टी को भरते हैं यानी ठोस पदार्थ को। यानी एक में हम क्या भरे हैं, पानी को, एक में क्या को भरे हैं, पानी को, और दूसरा में क्या भरे हैं, यानी दूसरा में क्या भरे हैं हम, इसमें भर लेते हैं यानी हवा को यानी गैस को, और एक भरे हैं क्या, गिट्टी उट्टी या पत्थर को भी है, पत्थर को रख लेते हैं यानी पत्थर रखे हैं। तो क्या हो रहा है, यानी पानी जो पानी है, पानी को ले जाके वो पानी वाला जो पॉलीथीन है उसको ले जाके एक फर्श पर पटक देंगे तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, फर्श पर पटकेगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा मतलब फर्श पर कुछ दूर मतलब वो फैल जाएगा। और वही ये जो गैस वाला पॉलीथीन है उसको ले जाके वहां पे छोड़ेंगे यानी तो वो क्या होगा, पूरा मतलब जो द्रव है उससे ज्यादा फैलेगा। लेकिन ये जो पत्थर है उसको ले जाके पटकेंगे तो मतलब वो जो फैलेगा या नहीं, यानी वो नहीं फैलेगा। क्यों, क्योंकि उसके जो मतलब अणु होता है आपस में उसको जोर से पकड़ कर रखता है, लेकिन जो द्रव है उसमें मतलब कुछ कम पकड़ता है, लेकिन गैस में पकड़ भी नहीं करता, यानी क्या होता है मतलब दूर दूर रहता है, इसलिए वो जल्दी ही फैल जाती है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, गैस के अणु यानी जो मतलब मेरा छठा है, प्रतिकारकों की पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। गैस के अणु तीव्र गति से
तीव्र गति से भ्रमण करते हैं, यानी जो गैस की में जो अणु होता है मतलब तेजी से भ्रमण करता है। अगर तेजी से कोई भ्रमण मतलब घूम रहा है तो उसमें टकराने की संभावना बढ़ेगी ही। यानी गैस की अणु तीव्र गति से भ्रमण करते हैं यानी घूमते रहते हैं, जिससे उनके बीच टक्कर की संभावना अधिक होती है। अगर तेजी से वो चल रहा है तो क्या वहां पे टक्कर तो होगा ही, यानी टक्कर की संभावना मतलब ज्यादा रहती है, यानी संभावना अधिक होती है। जबकि द्रव के अणु की गति, द्रव के अणुओं की गति क्या होती है, धीमी होती है। किससे, तो गैस की अपेक्षा। तो इसमें जो होगी मतलब गैस से मतलब कुछ कम टकराने की संभावना होगी। लेकिन यही यानी अगर प्रतिकारक ठोस अवस्था में हो, यानी प्रतिकारक जो है ठोस अवस्था में आ जाए, तो जब हम उसको यानी अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसको चूर्ण की तरह मतलब उसको हम पूरा क्या कर देंगे, पूरा मतलब उसको चूर्ण की तरह कर देंगे, तो यानी उसका अगर उसको महीन चूर्ण करने से सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः उसमें मतलब यानी अगर बढ़ जाएगा सरफेस एरिया तो उसमें भी टकराने की संभावना बढ़ जाती है। यानी ये क्या बोला, गैस के अणु तीव्र गति से भ्रमण करते रहते हैं, जिससे उसमें टकराने की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन जो द्रव है उसमें मतलब गैस की अपेक्षा कुछ टकराने की अवस्था क्या होती है, कम होती है, और उसमें जो प्रतिक्रिया की गति होती है गैस से कुछ कम होती है। और जो मतलब ठोस है, ठोस को पहले महीन चूर्ण के मतलब महीन चूर्ण में क्या करते हैं, उसको मतलब कूट देते हैं, तो मतलब उसमें जो उसका जो सरफेस एरिया है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे उसमें भी टकराने की संभावना बढ़ जाती है। फलस्वरूप प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तेजी से वो मतलब इधर उधर चल रहा है तो प्रतिक्रिया की गति बढ़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बढ़ाने के लिए अभी मतलब टाइम कितना हो रहा है, लगभग अभी टाइम हो रहा है 12 के आसपास, 12:05 के आसपास हो रहा होगा अभी टाइम। यानी इस टाइम में वीडियो को मतलब शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिन में मेरा हमको जो मतलब टाइम है वो नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोगों से मतलब ये जय हिंदू दोस्तों, इनर्जी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको लिए क्या लेकर आए हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स था यानी जो रासायनिकी गतिकी था उसका पार्ट 4 लेकर आ जाए हैं। यानी आज हम इसमें बात करेंगे किसके बारे में, निरोधक के बारे में और प्रेरित उत्प्रेरक के बारे में। यानी निरोधक क्या होता है, निरोधक क्या होता है, यानी निरोधक का मतलब क्या होता है, कोई मतलब क्या मतलब कोई रोकने वाला वहां पे आ रहा है, क्या है वह पदार्थ जो उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को, यानी क्या बोल रहा है, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक के जो कार्य क्षमता है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है या उसको कम कर देता है। यानी वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक को मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसमें जो उत्प्रेरक है वो क्या कर देता है, यानी उत्प्रेरक ऐसा चीज है जो अपने उपस्थिति मात्र से प्रतिक्रिया की गति में चेंजिंग ला देता है। तो ये क्या करता है, यानी वह पदार्थ जो उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है, क्या करता है, कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है या उसको कम कर देता है, वही पदार्थ को क्या बोलते हैं, निरोधक बोलते हैं। यानी वह पदार्थ जो उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को नष्ट कर दे या उसको क्या करे, कम कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, निरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरोधक कहते हैं। उसके बाद क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक क्या है, क्या है, यानी यहाँ पे है कुछ रासायनिक अभिक्रिया यानी कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया आसानी से होती है और कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होता। मतलब अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो ऐसा मतलब अभिकारक है जिसमें अभिक्रिया मतलब आसानी से हो जाता है, कुछ में नहीं होता है, तो इसमें क्या करेंगे, यानी दोनों अभिकारकों को एक साथ मिला देंगे। यानी दोनों अभिकारकों को एक साथ मिला देने पर उसकी जो अभिक्रिया की गति है क्या हो जाता है, एक के साथ साथ दूसरा का भी प्रतिक्रिया होने लगता है। इसी को मतलब जो उसको प्रेरित करता है प्रतिक्रिया करने के लिए उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे हम इसको मतलब साइड से समझाते हैं, यानी जैसे एक टोकरी है और एक टोकरी है, अगर इसमें आलू रखा हुआ है, इस आलू में एक आलू मतलब खराब हो गया यानी सड़ गया, तो आलू क्या करेगा, दूसरे आलू को प्रेरित करेगा कि तुम भी क्या होगा, तुम भी खराब हो जाओ यानी तुम भी बर्बाद हो जाओ। वैसे ये नहीं समझ पा रहा तो थोड़ा साइड समझ ले जाते हैं। कोई मतलब आप लोगों का कोई दोस्त है, ठीक है, वो मतलब क्या कर रहा है, फोन पर लगा हुआ है मतलब 12 घंटा, यानी ऐसे ही बात कर रहा है,
तो आप उसके साथ रहिएगा तो हो सके आप भी प्रेरित होइएगा कि हम भी क्या करें, बात करें। इससे अच्छा है कि मतलब जो दोस्ती करे थोड़ा सा अच्छा आदमी से करे, जिससे मतलब वो अच्छा काम करे, कि उसको देखकर हम वो काम करें। ये नहीं कि वो बड़ा खंडा वाला से दोस्ती करेंगे, मतलब वो प्रेरित करता है। जैसे ये क्या है, आलू है, इस आलू को मतलब प्रेरित कर रहा है कि तुम भी क्या हो जाओ, खराब हो जाओ। इससे कारण ये आलू खराब होगा, ये आलू फिर इसको प्रेरित करेगा और पूरा टोकरी के आलू को क्या कर देगा, खराब कर देगा। वैसे ही क्या हो रहा है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया आसानी से हो जाती है और कुछ रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता। तो मतलब जो मतलब दोनों प्रकार के जो अभिकारक है उसको एक साथ मिला दिया जाता है, तो उसको मतलब एक के साथ साथ दूसरे का भी क्या होने लगता है, प्रतिक्रिया होने लगता है। तो जो मतलब उसको प्रेरित कर रहा है, जो पदार्थ, जो अभिकारक प्रेरित कर रहा है, वही पदार्थ क्या कहलाता है, प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। यानी वैसा पदार्थ जो मतलब दूसरे, वैसा अभिकारक भी बोल सकते हैं जो दूसरे अभिकारक को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि तुम भी प्रतिक्रिया करो। यानी अकेले आने पर वो प्रेरित नहीं हो रहा है, मतलब प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ मतलब प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थ को मिला दिया जा रहा है वहां पे, तो भी मतलब उसके साथ साथ वो भी प्रतिक्रिया करने लग रहा है। तो आई होप कि ये प्रेरित उत्प्रेरक आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए थैंक यू। आज हम लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, यानी प्रतिक्रिया की जो गति है उसके बारे में आज हम जानेंगे। यानी जो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी प्रतिक्रिया की जो कोटि है, मतलब कैसे होता है उसमें। तो रासायनिकी मतलब जो समीकरण है, यानी गति समीकरण में जो मतलब अभिकारक भाग लेता है, गति समीकरण में जो अभिकारक भाग लेता है। जैसे मतलब कोई ये अभिकारक है a प्लस बी, मतलब ये गति समीकरण में क्या किया है, भाग लिया है अभिकारक। इसी के मतलब पावर जो इसका जो सांद्रण का पावर होता है, उसी के योगफल को बोलते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी गति समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रण के पावर के योगफल को, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में वहां पे भाग ले रहा है गति समीकरण वाला में, यानी उसका जो अभिकारक है उसका सांद्रण, और सांद्रण के जो मतलब पावर होता है उसी के योगफल को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी जो मतलब गति समीकरण है उसमें जो मतलब अभिकारक भाग लिया है उसी के सांद्रण की जो पावर होता है उसी के योगफल को क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। पहला क्या है मेरा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया। पहला क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी शून्य कोटि अभिक्रिया। और दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया। और तीसरा जो है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी द्वितीय गति प्रतिक्रिया। उसके बाद है स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको बोलते हैं छद्म कोटि प्रतिक्रिया या मिथ्या कोटि प्रतिक्रिया बोलते हैं। यानी पहले अब हम जानेंगे क्या, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। पहले जानेंगे किसके बारे में, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे होती है। तो शून्य कोटि यानी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता, यानी जो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। तो अभिकारक के सांद्रता में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए क्या बोल रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक है, अभिकारक के सांद्रता में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जीरो परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रण में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को बोलते हैं क्या, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी पहला मेरा क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बता दिए क्या होता है। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी के मतलब जो सांद्रण है उसका, तो उसके सांद्रण में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब वहां पे परिवर्तन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, उसी को बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया। और दूसरा मेरा है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया की गति अभिकारक के मतलब अभिक्रिया की जो गति होती है अभिकारक के
केवल एक अणु पर, यानी केवल एक अणु पर निर्भर करता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रथम, यानी फर्स्ट का मतलब एक, यानी पहला, यानी वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया की गति अभिकारक के सिर्फ एक अणु पर निर्भर करता है, उसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर वो एक पर निर्भर कर रहा है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर वही वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया की गति अभिकारक के दो अणुओं पर क्या करता है, निर्भर करता है, उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं क्या, अगर दो पर कर रहा है तो द्वितीय ऑर्डर ऑफ, मतलब सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी द्वितीय कोटि प्रतिक्रिया। अगर वो तीन पर कर रहा है तो तृतीय हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा जगह पर क्या हो सकता है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी वो अगर मतलब तीन गो मतलब उसके अभिकारक के अणु पर क्या कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है, उसको बोलते हैं तृतीय कोटि अभिक्रिया। और यहाँ पे पांचवा यानी छठा उसको मान लीजिए, यानी ये जो है स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी छद्म अभिक्रिया। छद्म जो मतलब कोटि का जो प्रतिक्रिया होती है वो कैसे होती है उसके बारे में, यानी विशेष परिस्थिति में, यानी इसमें विशेष परिस्थिति में उच्च ऑर्डर प्रतिक्रिया, मतलब विशेष कंडीशन में होता है, यानी विशेष परिस्थिति में उच्च ऑर्डर प्रतिक्रिया निम्न ऑर्डर के प्रतिक्रिया को दर्शाता है, यानी मतलब वो हो रहा है पूरा तेजी से, लेकिन दिखा रहा है क्या, कि हम मतलब धीरे हो रहा है। तो इस प्रकार को जो मतलब इस प्रकार का जो कंडीशन आता है उसी को बोलते हैं क्या, स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी छद्म कोटि प्रतिक्रिया कहते हैं, या क्या उसको बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, मिथ्या कोटि अभिक्रिया, यानी स्यूडो। यानी आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों, इनर्जिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 6 लेकर आए हैं, यानी आज जानेंगे हम मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है, यानी अभिक्रिया की जो आणविकता है और मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया की जो कोटि है वो दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में आज हम जानेंगे। यानी पहले क्या है, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों में हम जानेंगे कि क्या अंतर है। यानी जो मतलब अभिक्रिया की आणविकता है, यानी मोलेकुलरिटी है, जो यह अभिकारकों के, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी जो अभिकारकों की कुल अणुओं की संख्या को बताता है, कौन, मोलेकुलरिटी, यानी क्या बोल रहा है, यह अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या को बताता है। और ये जो है वैसे अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या बताता है जो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वैसे मतलब अभिकारकों के अणुओं को बताता है जिसका जो मतलब सांद्रण होता है, सांद्रण में परिवर्तन होते रहता है। अगर सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है और उसका अभिकारक का जो अणु है उसका अगर संख्या बता रहा है तो किस में है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में है। और यह अभिकारकों की केवल कुल संख्या को बताता है, कौन, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। यानी ये हो गया क्या, यह अभिकारकों के, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या को बताता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वैसे अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या बताता है जिसका सांद्रण में परिवर्तन होते रहता है। फिर उसके बाद क्या है, इसका प्रतिक्रिया की गति से कोई संबंध नहीं होता है, यानी जो मोलेकुलरिटी है, यानी जो आणविकता है उसमें वो क्या बोल रहा है, जो इसका प्रतिक्रिया की गति से कोई संबंध नहीं होता है, यह किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकारक के कुल संख्या मात्र है। और ये जो यह प्रतिक्रिया के गति को प्रभावित करने वाला अभिकारक के अणुओं की संख्या, यानी अभिक्रिया जो मतलब प्रतिक्रिया या अभिक्रिया हो रही है उसका जो गति होता है उसको प्रभावित करने वाला जो अभिकारक के अणुओं की संख्या किसी संतुलित रासायनिक समीकरण मात्र है। और यह कभी शून्य नहीं होता है, यानी मोलेकुलरिटी जो है आणविकता में, यानी मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, यह कभी शून्य नहीं होता है। और ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यह शून्य भी हो सकता है, यानी शून्य भी हो सकता है। और ये है यानी मोलेकुलरिटी, यानी आणविकता, यानी जो प्रतिक्रिया की गति है, यानी यह क्या होता है, इसमें यह प्रयोगों द्वारा मतलब सत्यापित नहीं है, यानी यह प्रायोगिक तौर पर सत्यापित नहीं है, यह केवल क्या पर है, सिद्धांतों पर आधारित है। और ये ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है ये क्या है, यह प्रयोग द्वारा मतलब पूरा सत्यापित हुआ है।
और मतलब ए मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें जो अंतर था उसको हम बता दिए। अब जानेंगे कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, यानी सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को मतलब जब शुरुआत करने के लिए, यानी वैसा ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया को शुरुआत करने में खर्च होता है, मतलब शुरुआत करने के लिए चाहिए, उसी को बोलते हैं क्या, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा का अगला जो वीडियो होगा उसमें उसको बता देंगे, यानी सक्रियण ऊर्जा क्या है, हिंट्स में दे दिए हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया को मतलब शुरुआत करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वही क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।